Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Matheenis the Mathematical Genius। प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन आज हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 2 है। कल वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल में आपको जो भी बताया था होपफुली आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आज उसका इस्तेमाल होगा प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन में। डेफिनेशन देख लेते प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन की। लेट एस बी ए सबसेट है, ऐसे एक सबसेट है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का कोई एक सबसेट है जिसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। देन हम कह सकते हैं एस जो है वो एन के बराबर होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर होगा। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। नंबर 1 प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि 1 एस में शामिल हो, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए जब कभी भी के एस को बिलोंग करेगा, के प्लस 1 भी एस को बिलोंग करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं वेल एंड गुड। आगे जब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी हम कह सकते हैं कि एस एन के बराबर। ओके, अंडरस्टैंडेबल, कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इस चीज़ का आज हम प्रूफ करें, जो कि एस बी मलिक की बुक में भी दिया गया है। हम बेसिकली एक सीरीज़ लेके चलेंगे। ये हमारी स्टेटमेंट आ गई है, अब इसका प्रूफ करना है। जैसा कि कल भी बताया था, एक कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेटमेंट होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं अगेन रिकॉल कर देता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन में होता ही है कि आप जो चीज़ सपोज करने लगे हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होनी चाहिए उस चीज़ के जो आपने प्रूफ करनी है। मैंने प्रूफ करना है एस इज इक्वल्स टू एन, तो मैं सपोज कर लूँगा एस इज़ नॉट इक्वल्स टू, एंड देन इसमें कोई गलती तलाश करने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई ऐसे स्टेटमेंट मिले जो फैक्चुअल नहीं है, ट्रूथ नहीं है, जिसके अंदर कोई ट्रू नहीं है, ट्रूथनेस नहीं है, एट द स्पॉट मैं कह दूंगा हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर पता उन्हें पता होगा कॉन्ट्राडिक्शन ज़्यादा अच्छी तरह से क्या होती है। एस इज़ नॉट इक्वल्स टू एन। सबसे पहले मैं एक सेट कंसिडर करने लगा हूँ, कंसिडर सेट टी। एक ऐसा सेट कंसिडर किया मैंने जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं एन की तरह, और सच डैट एन कैसे हैं कि एन हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी है कि एन कभी भी एस को बिलोंग नहीं करेगा। अंडरस्टैंडेबल। इस तरह की टर्म में मैंने एक टी सेट ले लिया। अब आप ध्यान से खुद देख सकते हैं कि आप कोई भी एन की वैल्यू ले लें, टी कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। टी कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है एस इज़ नॉट इक्वल्स टू एन, जैसा कि हमने अभी सपोज किया हुआ है, वही बात है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल आ चुका है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है कि द सेट ऑफ, पहली शर्त ये है कि वो एम्प्टी ना हो, नॉन एम्प्टी सेट हो। दूसरी शर्त ये है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं एन जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ईच एंड एवरी टाइम, तो ये टी जो होगा ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। और मोर ओवर दूसरी शर्त भी जो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के लिए हमें चाहिए कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब टी के ऊपर हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पर आपकी राइट साइड पे एक टेबल बनाया है टी और एस के नाम सा। जौन से एलिमेंट्स टी में आएंगे वो मैं इस कॉलम में लिख दूंगा, और जौन से एलिमेंट्स एस में आएंगे वो मैं इस कॉलम में लिख दूंगा, ताकि आपको समझने में, ये थ्योरम समझने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। अब बैकवर्ड आते हैं। बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, WOP का मतलब है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ठीक है। लेट एम बी लीस्ट एलिमेंट ऑफ टी। एम को क्या कह दिया, लीस्ट एलिमेंट। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमें लीस्ट एलिमेंट का ही बताता है कि उसका कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा, ठीक है। मैंने फ़र्ज़ कर लिया, अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप फ़र्ज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पर्सनली, और बुक में भी एस बी मलिक की जो बुक है वहाँ पर उसने फ़र्ज़ किया हुआ है, सपोज कर लिया है कि एम है वो। लेट एम बी द लीस्ट एलिमेंट ऑफ टी। लीस्ट एलिमेंट हो फिर भी वो एलिमेंट ज़रूर है, ये बात याद रखें। लीस्ट एलिमेंट कोई अनोखी चीज़ नहीं है, वो एलिमेंट ज़रूर है, मगर लीस्ट एलिमेंट कहने का मकसद है कि उससे छोटा कोई उस सेट में एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एम है मैं इस कॉलम में लिखने लगा हूँ कि एम जो है वो टी का एलिमेंट, वो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। अब ये एक चीज़ याद रखना, जो सी भी चीज़ टी की है ना वो कभी भी एस की एलिमेंट नहीं है। अगर एम टी का एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं कि एम एस का एलिमेंट नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, होपफुली समझ आ गई। अब यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट पे आते हैं। ये पहला पॉइंट हम इस्तेमाल करने लगे हैं कि वन बिलोंग करता है एस को। इसका मतलब मैं वन यहाँ पर इस कॉलम में लिख सकता हूँ, एस के नीचे मैंने लिख दिया वन, ठीक है।
अब थोड़ी सी यहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ज़रा आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहूँगा। टी हमने एक ऐसा सेट लिया हुआ है कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, मगर कोई भी उसका एलिमेंट एस को बिलोंग नहीं कर सकता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर का सेट कुछ ऐसा होता है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कुछ ऐसा ही होता है नेचुरल नंबर का सेट। अब हम यहाँ पर कह चुके हैं कि जो 1 है वो तो एलिमेंट किसका है, एस का, तो इसका मतलब 1 टी का एलिमेंट नहीं है। समझ आई ना बात? इस चीज़ को देखें कि 1 एलिमेंट किसका है, एस का। अगर 1 एस का एलिमेंट है तो वो कभी भी वो टी का एलिमेंट नहीं होगा। टी का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, एम ही है ना। टी का सबसे छोटा एलिमेंट एम है। टी का आप इसका मतलब कोई भी एलिमेंट ले लें वो हमेशा 1 से तो बड़ा ही होगा ना, 1 तो हो ही नहीं सकता, तो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 है। इससे पीछे जा ही नहीं सकते, इससे आगे वाली साइड्स पे राइट हैंड साइड पे हम जा सकते हैं। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ टी शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो एम भी तो टी का ही एलिमेंट है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एम भी ग्रेटर देन 1 है। एम इज ग्रेटर देन 1 आपकी राइट साइड पे लिखा हुआ है। अब एम इज ग्रेटर देन 1 है, 1 को दूसरी साइड पे आप शिफ्ट कर दें, एम माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 बन गया। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी, एम माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। हम देख रहे थे शायद इसमें हमें को कॉन्ट्राडिक्शन मिले, मगर हमें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अभी नहीं मिली। अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, वो क्या है, किसी भी नंबर में से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो वो उस ओरिजिनल नंबर से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि m माइनस 1 छोटा है m से। उसकी वजह ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि किसी एक नंबर में से मैं कुछ माइनस कर दूं उससे छोटा नहीं बन जाएगा। ठीक है, m माइनस 1 छोटा है m से। अब यहाँ पर फिर अगेन आपकी कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है कि t का सबसे लीस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, m ही है ना। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो m से छोटा होगा वो कभी भी t का मेंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब m से छोटा है ना m माइनस 1, m माइनस 1 कभी भी t का एलिमेंट नहीं होगा। m माइनस 1 t का एलिमेंट नहीं होगा। m माइनस 1 अगर t का एलिमेंट नहीं तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि m माइनस 1 किसका एलिमेंट होगा, s का। ठीक है, m माइनस 1 बिलोंग करेगा s को। यहाँ तक होपफुली आप समझ चुके होंगे। अब हम इस दूसरी पॉइंट को इस्तेमाल करने लगे। वेन एवर के बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज डैट के प्लस 1 भी एस को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर के है, मैंने के को m माइनस 1 की जगह अगर रिप्लेस भी कर लूँ तो कोई इतना खास फर्क नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट ही आएंगे। अब m माइनस 1 को अगर मैं फिर कर लूँ कि ये के है, ठीक है, के बिलोंग टू एस, देन के प्लस 1 भी एस से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब अगर m माइनस 1 बिलोंग्स टू एस करता है तो इसका एक ही मतलब बनता है कि m माइनस 1 प्लस 1 भी एस को बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे पॉइंट से मैंने इस चीज़ को ये बना लिया। ठीक है, m माइनस 1 प्लस 1 भी एस को बिलोंग करता है। अब माइनस 1 ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केली चीज़ क्या बचती है कि m बिलोंग करता है s को। यही वो पॉइंट है जहां पर हम कह सकते हैं नाउ हियर्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, उसकी वजह क्योंकि हम अभी ऊपर कह के आए थे कि m जो है वो t का एलिमेंट है और m s को बिलोंग नहीं करता, मगर अब हमें क्या मिल रहा है कि m s को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब एट द स्पॉट एट द लास्ट हम ये कह सकते हैं नाउ हियर्स अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज m डज नॉट बिलोंग्स टू s अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। ठीक है, जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो हमेशा लिखते हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया हुआ था वो बिल्कुल गलत है, और जो हमने सपोज नहीं किया वो सही है। हमने सपोज क्या किया हुआ है, s इज नॉट इक्वल्स टू n। ठीक है, जिसका मतलब ये चीज़ रॉन्ग है। सही चीज़ क्या है, s इज इक्वल्स टू n। ये प्रूफ था प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन का। इसी के साथ एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि हमें प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन अप्लाई कैसे करना है वो भी आ जाए। मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, बुक में एग्जांपल नंबर 1 के नाम से पब्लिश की गई है, एसबी मलिक की बुक है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4n क्यूबिक माइनस n बाई 3। ये एक जनरल फार्मूला है कि अगर आप और टर्म्स का सम ले जाएंगे अप टू सो अप टू n टर्म्स देन 2n माइनस 1 टर्म्स एंड ये हमेशा बराबर होगा 4n क्यूबिक माइनस n बाई 3 के। n की आप कोई भी वैल्यू ले लें, ये कंडीशन ईच एंड एवरी टाइम्स सेटिस्फाइड है। अब हम इस चीज़ का प्रूफ करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, जो अभी हमने मेथड देखा है।
इंडक्शन करते हुए आपने जस्ट 3 बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं, आप इंडक्शन कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की, ठीक है। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन करते हुए स्टेप नंबर 1 में आपने करना है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर n जो है वो 1 पुट कर देना है, ठीक है। n क्या पुट करेंगे आप? 1 पुट करेंगे। अगर मैं इसके अंदर n 1 पुट करूँगा तो 2 1 -1 एंड इस साइड राइट साइड पे भी अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। मोर ओवर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ बोथ साइड्स पर तो हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3 एंड मोर ओवर सिंप्लीफाइंग वी विल ग्रेजुअली गेट 1 इज इक्वल्स टू 1। हमें 1 इज इक्वल्स टू 1 मिल चुका है, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया है। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अब स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। स्टेप 2 में सपोज करना है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, ठीक है। स्टेप 1 में क्या किया? n इज इक्वल्स टू 1 लिया। स्टेप 2 में क्या किया? n इज इक्वल्स टू k पुट कर देना, कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पर चेंज करने हैं n वेरिएबल को बाय k वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जस्ट यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं, n की जगह k लिख दिया। अब यहाँ पर स्टेप 2 में ही इंडक्शन का मेन पार्ट शुरू होता है। वो क्या चीज़ है? अब आपने देखना है इस साइड पे क्या है हमारे पास लास्ट टर्म। हमारे पास लास्ट टर्म आ रही है 2k - 1 का स्क्वायर, 2k - 1 का स्क्वायर। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब काफ़ी लोग यहाँ पर सोचेंगे कि इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो 2k का स्क्वायर बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इससे नेक्स्ट टर्म 2k का स्क्वायर ही बनेगी, मगर अगर हम अपना सीक्वेंस देखें, हम एक टर्म ली मतलब 1 लिया, 2 नहीं लिया, 3 लिया, 4 नहीं लिया, 5 लिया, 6 नहीं लिया। इसका मतलब हम 2k नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 2k से नेक्स्ट टर्म। अब 2k से नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2k + 1, ठीक है। अब हमने करना ये है जो भी नेक्स्ट टर्म होगी वो दोनों साइडों पर ऐड करवानी है विद दिस स्क्वायर, यहाँ पर जो पावर जा रही है उसके साथ, ठीक है। तो हमारी जो अब नेक्स्ट टर्म इस सीक्वेंस के लिहाज से बनी है वो बनी है 2k + 1, ठीक है। अदरवाइज 2k - 1 से जो नेक्स्ट टर्म है वो 2k ही है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ज़रा यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन की आपकी ज़रूरत है। दोनों साइडों पे मैंने 2k + 1 का स्क्वायर दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को आपने ऐसे एज इट इज़ लिखी है ना, राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आगे देख सकते हैं 2k - 1 स्क्वायर यहीं पर कहीं पर आएगा, बल्कि इससे बिल्कुल बैकवर्ड टर्म ही होगी, तो वो मैंने नहीं लिखी, कोई ऐसा मसला नहीं है। राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर रहा हूँ। 2k + 1 का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, 4k स्क्वायर + 4k + 1, देन एलसीएम आ गया 3 एंड ऑल द प्रोसीजर इज वेल नोन बाय यू। 4k क्यूबिक - k + 12k स्क्वायर + 11k + 1। अब ये बना कैसे है? यहाँ पर 11k नहीं आएगा, यहाँ पर 12k बनना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये 3 4s यहाँ पर 12k बनेगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 11k होगा, इस स्टेप में नहीं होगा, ठीक है। अब देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पर 11 बनेगा, ये -k है, ये +11k है, 12k होगा, देन ये 11k बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैंने कह दिया है इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 3 और फाइनल स्टेप की तरफ जाना है। मेन जो काम था वो यही था कि इसके अंदर इससे सीक्वेंस के लिहाज से इससे नेक्स्ट टर्म दोनों साइडों पे ऐड करनी है। अब जाते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। अब n क्या है हमारे पास? k + 1 आ चुका है। उसके लिए क्या करेंगे? वैसे ही जिस तरह n इज टू k पुट किया था, अब n इज टू k + 1 पुट कर दें दोनों साइडों पे। यहीं पर आपके पास ये जो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर जब मैं n इज टू k + 1 पुट करूँगा मुझे ये वैल्यू ऑब्टेन होगी। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड के भी इस पार्ट को सिंप्लीफाइड कर लें और राइट हैंड साइड को तो हमने सिंप्लीफाई करना ही करना है। इस साइड को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा ये 2k + 2 - 1 बन जाएगा और यहाँ पर मैंने k + 1 के क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया है। a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया है। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो बच जाएगा वो होगा 2k + 1 और लेफ्ट हैंड साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा। 4k क्यूबिक + 1 का क्यूब 1 ही आ गया, इसका 3k बन गया एंड 3k k + 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3k स्क्वायर + 3k हो गया, ओके। एंड -× k + 1 एज इट इज़ आई जा रहा है।
अब अगेन राइट हैंड साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, इधर -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, हमें ये चीज़ मिल गई है। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हमें मिल गई है 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर अप टू 2k + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k क्यूबिक + 12k स्क्वायर + 11k - 3/3। अगर आप याद हो स्टेप 2 में भी जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क करवाया था वो ये इक्वेशन एज इट इज़ है, ठीक है। अगर ये एज इट इज़ निकलती हैं देन हम कह सकते हैं कि ये फार्मूला फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n वेरीफाइड है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। n इज़ ग्रेटर देन 1 है, क्यों? हमने स्टेप 1 में ही n इज 1 लिया। ये फार्मूला उन सब के लिए वेरीफाइड है जिसमें n 1 है या 1 से बड़ा है, ठीक है। नेगेटिव टर्म की तरफ नहीं जाएंगे, क्यों? हमने स्टेप 1 में n इज 1 लिया। ये बात आपने अपने माइंड में सेट कर लेनी है। मैं थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। स्टेप 1 हुआ n इज 1 लिया, स्टेप 2 हुआ उसकी जो नेक्स्ट टर्म सीक्वेंस के लिहाज से बनती थी दोनों साइडों पे ऐड करवाई, ऐड करवाने के बाद सिंप्लीफाई किया, हमें एक इक्वेशन आई। स्टेप 3 में चले गए, n इज k + 1 पुट किया, उस चीज़ को सिंप्लीफाई किया। अगर वो जो स्टेप 2 की लास्ट इक्वेशन और स्टेप 3 की लास्ट इक्वेशन मैच करती है, हमारी इंडक्शन कंप्लीट हो चुकी। होप आप सबको समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर।